सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड एलटी लेक्चरर और साथ ही सेंटर केवीएस नवोदय ईएमआरएस साथ ही नेट जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही एलटी उत्तराखंड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आप इस चैनल्स के माध्यम से प्रैक्टिस सेट और तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी यह उचित ज्ञान और लाभ प्राप्त हो सके। तो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से संबंधित पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे, इसके बाद संपूर्ण साहित्य से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अंततः इस प्रैक्टिस सेट को देखना, जिससे कि आपका रचनात्मक ज्ञान बन सके और आपका चिंतन आगे बढ़ सके, जिससे कि आने वाली तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो सके। पहला क्वेश्चन है, काव्य आत्मा की संकल्प आत्मा अनुभूति है, यह कथन किस साहित्यकार का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपने इस क्वेश्चन का आकलन मूल्यांकन कर दिया होगा, तो आपने अपना सही इसमें आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी यानी जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों, इस प्रकार से कोटेशन निश्चित तौर पर आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। और आप अगर आपने एनसीईआरटी बेहतर रूप से पढ़ी होगी 11वीं 12वीं 9th और 10th की, तो उसमें भी बीच बीच में काफ़ी कोटेशन दिए गए हैं। अक्सर अभी आपने ईएमआरएफ का देखा होगा, तो उसमें भी इस प्रकार के कोटेशन काफ़ी पूछे गए थे। तो अब जब भी आप एनसीईआरटी के अपने पाठ पढ़ते हो, किसी भी काव्यकार या साहित्यकार, निबंधकार, नाटककार, तो उसके बीच बीच में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन महत्वपूर्ण बिंदु को आप जरूर लिखा करें, उनका अध्ययन जरूर किया करें। क्योंकि एग्जाम में फिर हमें लगता है कि पेपर का माध्यम काफ़ी कठोर है, तो यही है कि हम उन महत्वपूर्ण बिंदु को देखते नहीं हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। रामचंद्र शुक्ल की काफ़ी कोटेशन पूछी जाती है। राम साहित्य के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, साधारणीकरण कवि की अनुभूतियों का होता है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद ने कहा था, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखता हूँ। यह भी मैंने पूर्व के प्रश्न पत्र में आपको करवाया है। और साथ ही उनका दूसरा महत्वपूर्ण कोटेशन है, सुंदर सामंजस्य ही काव्य है, काव्य का नाम है। रामचंद्र शुक्ल की काफ़ी कोटेशन पूछी जाती है, अलंकार साधन है और साध्य नहीं है, काव्य का प्रयोजन लोक मंगलकारी है। इसी प्रकार से महावीर प्रसाद का है, साहित्य का ज्ञान राशियों का संचित कोश है। तो इस प्रकार से काफ़ी कोटेशन हुए हैं जो साहित्य से संबंधित है, काव्य से संबंधित है। अभी आपने हाल ही में यूसेट का एग्जाम हुआ था, तो काफ़ी काव्य और कविता से संबंधित काफ़ी कोटेशन पूछे गए थे। तो आप का रचनात्मक ज्ञान तभी होगा कि आप पुराने ढर्रे पर ना चलकर अपनी रणनीति को बदलाव कीजिएगा और नई आधुनिकता, मॉडर्न जो जनरेशन, न्यू जनरेशन चल रही, उस हिसाब से थोड़ा आपको परिवर्तन करना होगा अपने पाठ्यक्रम में। आगे थोड़ा आपको इसका स्तर कठिन लगेगा, लेकिन आप यह नहीं सोचिए कि हमें इन 15-20 क्वेश्चन में से ज़्यादा हमारा सही हो सके। आप यह सोचिए कि हमें बेहतर रूप से चिंतन करने की शक्ति कहाँ से हमें बढ़ रही है। अगर आपके गलत होते भी हैं, तो निश्चित तौर पर आप जब चिंतन करोगे, फिर अपनी नोट्स पढ़ोगे, बुक देखोगे, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। निम्न कौन सा कहानी पात्र सही नहीं है? निम्न जो कथन है, इनमें से कौन से कहानी के पात्र सही नहीं है? पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, नमक का दारोगा, वंशीधर आलोपी दीन, बड़े घर की बेटी, लाल बिहारी आनंदी और कफन घासी और बुदिया। तो आपने इसमें अपना आकलन कर दिया होगा। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? थोड़ा हार्ड लगा होगा आपको। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, और आप कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी स्मृति को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। यही क्वेश्चन एलटी 2021 में पूछा गया था, कफन के पात्र। ठीक है, जिसमें घीसू है, इसमें घासी नहीं है, इसमें घीसू है। घीसू का लड़का माधव है और बुधिया पत्नी है। ठीक है, उसके 9 बच्चे थे, उसमें से मात्र एक ही बच्चा उसका बचता 1936 की है कफन। ठीक है,
और मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस प्रकार से कोटेशन आप मिला के पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार के राम से की शक्ति 1935 की है, इसी प्रकार से गोदान 1936 की है, कफन 1936 की है। अब देखते हैं कि घासी कफन का पात्र घीसू है, माधव है, बुधिया है। ठीक है, तो घासी कौन है? तो घासी जो है सदगति है 1930 की, इनकी कहानी है। तो उसमें दुखी चमार है, झुरिया है और पंडित घासी राम है। बस थोड़ा आपकी स्मृति को जगाने के लिए मैंने राम काट दिया था, घासी और घीसू में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा एक नज़र हम प्रेमचंद के कहानियों पर नज़र डाल देते हैं। जो अब देखते हैं, इसमें बड़ी घर की बेटी पहली कहानी मानी जाती है। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और 10 की यह रचना है। ठीक है, इसमें बेनी माधव है और श्री कंठ सिंह है, लाल बिहारी है। अब एक बिहारी और है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया था। अभी आपने दृश्य और अपना ध्यान आकर्षित किया होगा जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था। हाल ही में पेपर हुआ था झारखंड और बिहार का, तो उसमें लेक्चरर में पूछा गया था गोदान का पात श्याम बिहारी तनखा। ठीक है, श्याम बिहारी कहाँ पर है? गोदान में है। और लाल बिहारी कहाँ पर है? बड़े घर की बेटी। तो इस प्रकार से आपको चिंतन करना होगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर 16 की रचना है। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहली रचना कौन सी है। ठीक है, तो पंच परमेश्वर को जो है नगेंद्र पहली कहानी मानते हैं किसके? प्रेमचंद की। बात करें, कफन 36 की है, बड़े घर की बेटी 10 की है, नमक का दारोगा आपको ज़्यादातर बुक में 13 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें 14 मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें दारोगा कर देना। कई बार लिखने के लिए शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए आता है, और अक्सर हम देखते हैं कि दरोगा लिखा रहता है, लेकिन आप इसको कहीं पर भी अगर शुद्धता की बात आएगी तो आप इसमें क्या करेंगे? दारोगा ही लिखेंगे। पंच परमेश्वर 16 की रचना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हरिवंश राय बच्चन को क्षय रोमांस का कवि किसने कहा था? ठीक है, हरिवंश राय भी एनसीईआरटी में लगा हुआ है ना, और काफ़ी बार यह कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, भरत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर भारद्वाज और रामविलास शर्मा। तो क्षय रोमांस का कवि किसने कहा था? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर भारद्वाज ने। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना वासुदेव सिंह तिल्लोचन की नहीं है? कई बार आ जाता है कि वासुदेव सिंह का उपनाम क्या है या तिल्लोचन का पूरा नाम क्या है? तो इस चीज को भी आप, इस बिंदु को भी आप अपने जहन में रखेंगे। ताप के ताए हुए दिन, हिलोल उस जनपद का कवि, कवि कर देना इसमें। ठीक है, कवि हूं और धरती। देखो धरती आपके इसमें लगी हुई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हिलोल। ठीक है, अब हिलोल कौन किसकी है? देखो हिलोल शिव सिंह मंगल की है। ठीक है, शिव सिंह मंगल की है, शिव मंगल सिंह की है, शिव मंगल सिंह की है। ठीक है, अब देखो छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, ठीक है, गजल, इस प्रकार से आपने क्रम देखा होगा ना। तो हमें आगे जो है प्रयोगवाद में काफ़ी कवि देखने को मिलते हैं साथ साथ इस तरीके से, लेकिन महत्वपूर्ण उसमें चारों कवि का नाम ज़्यादा कर आता है। किसमें? प्रगतिवाद में। तो प्रगतिवाद में नागा अर्जुन, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल, शिव मंगल सिंह और वासुदेव सिंह और राघे राघव, ये 5 कवियों के नाम आप देखते हैं। कई बार आ सकता है कि प्रगतिवाद में कौन से कवि हैं या नहीं है, इस बात को आप नोट रखेंगे। अब देखते हैं कि हिलोल है नहीं तो किसका है, किसका काव्य है? तो हिलोल जो है किसका है? शिवमंगल सिंह का है। ठीक है, धरती आपके एनसीईआरटी में लगी है। अब इनकी जो हिलोल एक अमोला है, काफी प्रसिद्ध रचना है अमोला। देखो बरवे छंद में है और 2700 इसमें क्या है? बरवे हैं। ठीक है, तो हिलोल और अमोला, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आगे हम देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न।
बानर नामक बाल साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बानर नामक साहित्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? निराला, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राम नरेश शर्मा। तो बानर काफ़ी प्रसिद्ध एक जो है पत्रिका है, बाल साहित्य है। तो इसका आपने अपना आकलन कर दिया होगा 5वां प्रश्न का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, राम नरेश त्रिपाठी। तो देखो, बाल साहित्य का जनक भी पूछा जाता तो बाल साहित्य का जनक भी किसे माना जाता है? राम नरेश त्रिपाठी को माना जाता है। देखो, इनकी 3 काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, स्वपन। ठीक है, एक खंड काव्य है, काल्पनिक खंड काव्य है ये। ठीक है, कई बार यह आ जाता है कि मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी, निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो मानसी खंड काव्य नहीं है, बल्कि फुटकल कवियों का संग्रह, इसमें फुटकल कवियां जो कविताएं हैं उनका संग्रह है। ठीक है, यह भी एनसीईआरटी में लगा हुआ है। जो भी फैक्ट बताऊंगा एनसीईआरटी के ज़्यादा हैं। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके उसमें भी हैं, परंतु इसका संबंध एनसीईआरटी से ज़्यादा है। आगे 6 नंबर का प्रश्न, पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित कविता नहीं है? युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ। तो कौन सी नहीं होगी? अरविंद दर्शन से। ठीक है, तो अरविंद दर्शन से कौन सी कविता नहीं होगी इनकी? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा, युगवाणी। ठीक है, युगवाणी इनकी अरविंद दर्शन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे इनकी छायावाद से काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये छायावाद से संबंधित है। ठीक है, अरविंद अंतस्थ चेतन भी कहा जाता है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कि युगवाणी अरविंद दर्शन की कविता नहीं है तो किस दर्शन से प्रभावित है? युगवाणी प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रगतिवाद में युगवाणी है और एक युगांत है। युगांत 1936 की है। कई बार ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन देखा होगा आपने, कि जो है प्रगतिवाद का उदय छायावाद युगांत से माना जाता है। ठीक है, आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाग्मय नाम से कितने भागों में प्रकाशित की गई? ये कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो जो संपूर्ण जीवनी जो है भीमराव अंबेडकर की, वह जो है संपूर्ण वाग्मय नाम से प्रकाशित हुई, कितने भागों में हुई? तो आपने देखा होगा 12वीं में एनसीईआरटी में भीमराव अंबेडकर की 2 रचनाएं लगी हुई हैं। ठीक है, 22 भागों में, 21 भागों में, 32 भागों में, 23 भागों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 का इसका सही आंसर होगा 21 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे क्योंकि साहित्य के क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, व्याकरण के क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, परंतु एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे ना होकर वो इधर उधर या टेढ़े ही आएंगे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि जैसे नेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो पार्ट लगे रहते हैं उसके अंदर से पूछा जाता है। इसी तरीके से अगर पिछले बार भी कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि अंदर से पात्र का नाम, उसकी भूमिका, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी में जितने भी हैं तो वह अंदर से पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्मरण रेणु का नहीं है? नेपाली क्रांति कथा, ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुति आश्रुति, श्रुत आश्रुत। तो कौन सा नहीं होगा? संस्मरण। देखो, हम अक्सर देखते हैं रेणु का, क्या देखते हैं? उनके उपन्यास और कहानी। महिला आंचल आपने देखा होगा 1954 की, काफ़ी परिचित है। आंचल कहानी का उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर क्रम में हम देखें तो किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। रतिनाथ की चाची 1948 की नागार्जुन की जो है क्रम में उसको माना जाता है। रतिनाथ की चाची को आंचलिक माना जाता है। और आपने देखा होगा कि महिला आंचल में किसका जो है सांताली जनजाति का वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान में इसी से मिलता जुलता कई बार आपकी स्मृति को जगाने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे देश के
पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म भी 1948 में हुआ था। वो भी आदिवासी क्षेत्र की है, सांताल से भी उनका भी वो प्रभावित हैं या उस क्षेत्र से उनका संबंध है। ठीक है, तो हम हाँ संस्मरण रेणुका नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसके साथ आपने उनके, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो प्रसिद्धि है, चाहे काव्य में है, नाटक में है, उपन्यास में है, उसके साथ साथ आप इनके रिपोर्टाज, साथ में आप संस्मरण, आत्मकथा, ठीक है, इस प्रकार की रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है ये, यानी नेपाली क्रांति कथा। अब नेपाली क्रांति कथा भी किसकी है? रेणु जी की है, परंतु ये है किस विधा की? तो यह जो है रिपोर्टाज विधि की रचना है। ठीक है, बाकी इनकी प्रसिद्धि लोकप्रियता किसमें है? इनका जो अपना साहित्य में बड़ा स्थान है वह उपन्यास और कहानी में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमारे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, और मेरा इस प्रश्न पत्र को कराने का माध्यम यह नहीं है कि आप सही उत्तर दें या सही उत्तर आपको टिक करने के लिए दिया जाए। मेरा मानना है कि आपकी चिंतन शक्ति को जगाने की कोशिश की जाए, किस फैक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा आधार हो सकता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है एनसीईआरटी के शिक्षण अभिरुचि के सारे क्वेश्चन अपने हाथ से मैं बनाता हूँ। ठीक है, और बनाएगा वही जो अपना अध्ययन करेगा, गहराई से करेगा, अपना चिंतन करेगा। आगे हम 9वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। किस कविता में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? किस कविता में हुआ है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? अतीत के दबे पांव, काले मेघा पानी दे, स्मृति की रेखाएं, भूरी भूरी खाक धूल। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, काले मेघा पानी दे। 9 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बाकी तुम्हें मालूम है भूरी भूरी खाक धूल किसकी है? मुक्तिबोध की है। ठीक है, स्मृति की रेखाएं आप जानते हैं। आगे 10वां नंबर का प्रश्न है, दुनिया हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं। यह क्या लिखा गया है? यह पंक्तियां किस कवि की है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, केदार नाथ सिंह। तो यह पंक्तियां किसकी है? काफी सुंदर एक गजल के भाव से है। तो यह पंक्तियां किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय को आप जानते हैं, तो कम से कम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, तो हरिवंश राय को भी अपनी स्मरण शक्ति में जोड़िएगा। और जोड़ने का तात्पर्य उनको नहीं, बल्कि उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी कविताओं को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिल्मी दुनिया का आधार तो आप जानते हैं, तो इस हिसाब से भी आप उनको देख सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अगला 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है? माथुर की नहीं है। तो माथुर की कौन सी रचना नहीं है? नशा और निर्माण में वक्त के हूँ सामने, छाया मत छूना मन, धूप के धान। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? माथुर जी की रचना कौन सा नहीं है? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा 11 नंबर का। तो इसका सही आंसर है, क्या होगा? अब आप लोग कंफ्यूजन हो गए होंगे। इसका सही आंसर है छाया मत छूना मन। ठीक है, और आपकी स्मृति के लिए बताना चाहूँगा, यह क्वेश्चन लेक्चरर 2021 में आया था। ठीक है, यह किसकी, अगर माथुर की नहीं तो किसकी है? हिमांशु जोशी का काव्य है। ठीक है, और यही रचना तुम्हारी 10th में लगी हुई है, छाया मत छूना, एनसीईआरटी में। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से का ही उत्तर, और सबसे बड़ी आपकी जो स्मृति में जो वक्र बना हुआ है, तो वह वक्र अब आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, पठार। ठीक है, तो चिंतन शक्ति का आधार यही है, और एक रचनात्मक का आधार यही है कि आप क्वेश्चन को कई तरीके से देखिएगा, क्योंकि उसी आधार पर क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, एक दो क्वेश्चन ही बनेंगे। ठीक है, और तब हमें कन्फ्यूजन होता। कई बार हम देखते हैं
लगातार सेंटर में कई प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, लेकिन वो सेट उसी तक ही सीमित रहते हैं। वहाँ पर हमारी होड़ यह रहती है कि अधिक से अधिक नंबर कैसे आए, तो वहाँ पर वही बात हमारी वहीं तक सीमित रह जाती है। जबकि वहाँ जो हमारा ज्ञान का आधार है, हमारे ज्ञान में जो संग्रह होना चाहिए हमारे मन में, वह नहीं हो पाता है और हम उसी दौड़ में, अंधी दौड़ में अपनी दौड़ लगाते रहते हैं। और जब एग्ज़ाम का समय आता है तो तब हमें एग्ज़ाम में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसी तरीके से तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। और जब तक हमारी रचनात्मक ज्ञान का आधार नहीं होगा तो तब तक हम इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते रहेंगे। तो अपने चिंतन शक्ति को लिए जरूरी है कि आप एकांत में भी अध्ययन करते रहेगा और रचनात्मक ढंग से। 12 नंबर का प्रश्न है, नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षदंश की कविता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई कविता जो है दीक्षदंश की क्या है, कविता है। किसने कहा था? विजय नारायण साई, अज्ञे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको होगी कि नई कविता, देखो जो रचनाकार हैं एनसीईआरटी में, वह आदिकाल से लगे हुए हैं। नाथ, सिद्ध, रासो, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु, द्विवेदी, छाया, प्रगति, प्रयोग, नई कविता सारों से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपने कर दिया होगा अपना आकलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञेय होगा। अब देखो ये अज्ञेय कहीं भी आपका पीछे नहीं छोड़ रहा है। जैसे कि आपने यू सेट का देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बने थे, लेकिन हाँ वो बात अलग है और यहाँ पर इसका माध्यम अलग होगा। निश्चित तौर पर उस प्रकार से पेपर नहीं आएगा, क्योंकि नेट का आधार सबसे बड़ा होता है, एलटी का, लेक्चरर का। उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो वहाँ का माध्यम बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, परंतु अगर हम एलटी के लेवल से देखें तो प्रयोगवाद और नई कविता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अज्ञेय का है। ठीक है, आपने देखा अज्ञेय को प्रयोगवाद का भी जनक भी कहा जाता है और अज्ञेय को सलाह का पुरुष भी कहा जाता है, और नई कविता का सलाह का पुरुष भी अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, और नई कविता का शब्द जो दिया था वो भी अज्ञेय ने दिया था। जो एक रेडियो संवाद हुआ था ना 1900 फरवरी 1953 में, नए पत्ते जो एक संवाद हुआ था, नई कविता का शीर्षक से प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने नई कविता शब्द दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो ये तो काफ़ी आलोचनात्मक में इनका काफ़ी बड़ा स्थान है, राम स्वरूप चतुर्वेदी और रामविलास शर्मा। ठीक है, विजय नारायण साई ने भी, उनका काफ़ी कोटेशन कई बार पूछा जाता है। नई कविता में लघु मानव की जो प्रतिष्ठा की थी ना, तो विजय नारायण साई ने की थी। ठीक है, और इनके अन्य जो नई कविता के संबंध में भी काफ़ी अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने एक प्रसिद्ध, एक तो आप विजय नारायण साई को नहीं भूलेंगे क्योंकि निश्चित तौर पे इस प्रकार की पंक्तियाँ पूछी जाएगी। अभी फिलहाल आपने केबीएस का देखा होगा पिछले साल 23 में, और इस साल जो है आपने EMRS यानी एकलव्य विद्यालय का देखा होगा। वहाँ पर इस प्रकार से कोटेशन पूछे जाते हैं, और एलटी में भी वही पूछा गया था, लेक्चरर में इस प्रकार से पूछा गया था। अब आपके पास यह क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सा है, अब आपके पास ऐसे ही आएगा कौन सा नहीं है, मिलान कीजिएगा। ठीक है, क्रम में लगाएगा, जहाँ पर आपको अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की? विजय नारायण साई ने की। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण, परास के रजत पास से मुक्त हो चुकी छंदों की पायलियाँ उतर चुकी है, या किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। यह भी मैंने एनसीईआरटी में यह कोटेशन डाली थी। ठीक है, इस पंक्ति को भी आप नोट रखेंगे, और राम स्वरूप चतुर्वेदी का भी और भी कई कोटेशन है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस सीमित करेंगे, वार्तालाप सीमित करेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीसरा जो तार सप्तक है। ठीक है, तीसरा तार सप्तक का कवि नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप स्वयं क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है। ठीक है, देखने को, सुनने को मिलता है जब आप स्वयं से रचनाएं करते हो और अपना चिंतन शक्ति, अपना मनन शक्ति, अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हो। आप देखते हैं तार सप्तक का कवि नहीं है। कुंवर नारायण, विजय नारायण साई,
प्रयाग नारायण त्रिपाठी, हरि नारायण। अब सारे नारायण नारायण आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बहुत कन्फ्यूजन बन गया होगा, लेकिन इसीलिए मैंने एक कठोर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, कि आपकी शक्ति को जगाने के लिए, ठीक है। और शक्ति के जगाने के लिए आपके पास बहुत अच्छी रचना है। राम की शक्ति पूजा पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, रश्मरथी पढ़ो। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अपने पास काफ़ी ऐसी रचनाएं हैं जो अपनी शक्ति को जगाने के लिए। तो कौन सा इसमें सही होगा? तीसरा तार सप्तक का कवि नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा हरि नारायण व्यास, ठीक है। पहला में पूछा जाता, देखो यह आपको देखना ही देखना है, प्रथम तार सप्तक, पहला तार सप्तक, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है पहला तार सप्तक में तो जैसे आज्ञे मुक्तिबोध और जैसे नेमी चंद, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचे, भारत भूषण अग्रवाल, ये तो प्रथम को सभी जानते, दूसरा को भी जानते हैं। शमशेर, हरिनारायण व्यास है, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत माथुर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। लेकिन तीसरे से कंफ्यूजन हो जाता। अभी जस्ट इसी से ही पूछा गया था कि तार जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि थे, तो काफी लोगों को वही कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तार सप्तक दूसरा, शमशेर तार सप्तक दूसरा और शकुंत माथुर 100 से दूसरा और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 100 से तीसरा। तो थोड़ा कंफ्यूजन, और यही विजय नारायण साई, ठीक है, कुंवर नारायण, विजय नारायण, प्रयाग नारायण, हरि नारायण, ठीक है, इनको याद रख लेना। जिसमें हरि नारायण जो होंगे वो द्वितीय तार सप्तक के। एक बात और पूछी जाती है कि किस तार सप्तक में कौन से कवित्री है, ठीक है। तो देखो पहले तार सप्तक में कोई भी कवित्री या महिला नहीं थी, दूसरे में शकुंत माथुर थी, और तीसरे में कौन थी? कीर्ति चौधरी थी, और चौथे में सुमन राजे थी। सुमन राजे का नाम आपने कहाँ पर देखा होगा? इनकी 1-2 रचनाएं आती है इतिहास से संबंधित, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य आजकल कुछ खराब चल रहा है, इससे जो प्रैक्टिस सेट करवाया था मैंने। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। भक्तिन संस्मरण में घीसू गांव गंगा के किस शहर के किनारे है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भक्तिन जो संस्मरण है, भक्तिन किसका संस्मरण है? महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो भक्तिन आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। भक्तिन संस्मरण घीसी गांव गंगा के किस शहर के किनारे? हरिद्वार शहर, इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश। तो भक्तिन का जो भक्तिन में घूसी गांव होगा, इसमें ना घूसी बिंदु भी लगा देना ऊपर। तो जो घूसी गांव है उसमें लिखा गया है यहाँ इलाहाबाद के तट पर है। 5 वर्ष के उसमें बातचीत हो गई थी, और 9 वर्ष में जो है भक्तिन की क्या हो गई थी? गौना हो गया था, ठीक है। दोनों गोपालक थे, लेकिन जहाँ उसकी शादी हुई थी वो थोड़ा सा उच्च स्तर था उनका, ठीक है। तो काफ़ी रोमांचकारी है, और इसमें भी स्त्री की भूमिका को, स्त्रीत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश, उसका प्रभाव को जगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे श्रृंखला की कड़ी आपने काफ़ी प्रसिद्ध देखी होगी, 42 की है, निबंध है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। उसमें भी तो स्त्रियों के उसमें महादेवी वर्मा ने काफ़ी कार्य किया था, ठीक है। बाकी उनकी 41 की रचना है, काफ़ी संस्मरण पूछे जाते हैं। और संस्मरण मेरा परिवार 72 की अभी अल्टी में पूछा गया था 21 में, और शायद में रेखाएं या 18 में भी ऐसा पूछा गया था। तो मूल्यांकन जरूर कीजिएगा अपना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर का। खेत ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर को चाकरी। तुलसीदास की यह पंक्तियाँ किस रचना की है, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और कभी जब ये इस प्रकार की रचना आती है तो उसका आकलन करना इतना सरल नहीं होता है कि वास्तव में इस प्रकार की रचना खेत किसान खलियाल के बारे में वास्तव में तुलसीदास ने ऐसी रचनाएं की होगी। लेकिन तुलसीदास की रचनाएं
का अपना आधार बहुत बड़ा है। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो यह रचना कौन सी है? तो यह कवितावली की है। ठीक है, कवितावली आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और लक्ष्मण मूर्छा, ठीक है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि यह जो है कवितावली जो है, कवितावली जो आपके उसमें लगा हुआ है उत्तरकांड, तो यह रामचरितमानस का या कवितावली का है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं कि रामचरितमानस के बारे में। ठीक है, तो पहले रामचरितमानस जो है, इसमें हम देखते हैं कि रामचरित एक इनके चरित्र, देखो रचनाएं सबको मालूम रहती है, जो भी इनकी 12 रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके पूर्व में मैं कह चुका हूँ, इसी प्रकार से 1 से 2 3 क्वेश्चन, पिछले बार 3 क्वेश्चन जो है तुलसीदास से बने थे, उससे पूर्व 1 से 2 क्वेश्चन बने थे। अभी उसका माध्यम तो अलग है, यूसेट का, उसमें भी बने थे। और क्रम तो यहाँ पर आएगा नहीं। सबसे पहले तो इनकी रचनाओं का पूछा जाता है कि अवधि और ब्रज भाषा में दोनों में इन्होंने जो कविताएं की थी। ठीक है, और जो है इसी प्रकार से अगर हम देखें प्रेम मार्गे शाखा से जायसी, तो जायसी ने भी अवधि में की थी। इनकी संस्कृत निष्ठ थोड़ा भाषा थी, और जायसी की ठेठ अवधि, ठेठ मतलब गौड़ी या गाँव की भाषा थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई बार बातें आ जाती। अब इनका जीवन के बारे में महत्वपूर्ण यह है कि एक गुसाई चरित्र इनके जीवन पर बेनी माधव ने लिखी थी। अगर हम आपने देखा होगा कि मानस का हंस 1973 जो नेट में लगा हुआ है अमृतलाल की, देखो सारी रचना इस प्रकार से नहीं पूछी जाएगी। अक्सर क्या होता, कबीरदास, सूरदास के बारे में कोटेशन पूछा जाता है निश्चित तौर पर। ठीक है, तो गुसाई चरित्र जो है बेनी माधव काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके जीवन के बारे में इसको बहुत बड़ा अंश है। और यह किस में कहा गया है? मानस का हंस 1973 में अमृतलाल नागर में, क्योंकि उसको भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन्होंने उस ग्रंथ में इन इन 4-5 जो है रचनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जैसे तुलसी काव्य मीमांसा है, और एक प्रमाणित तौर पर तुलसी काव्य मीमांसा कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उदय भान सिंह की है। ठीक है, और उदय भान सिंह ने भी तुलसीदास की 12 रचनाएं मानी थी, 5 छोटी और 7 बड़ी रचनाएं मानी थी। इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने भी मानी थी, और इसी प्रकार से 12 रचनाएं जो है नागरी प्रचारणी सभा ने भी मानी थी। इसके बारे में मैंने पहले पूर्व में भी चर्चा की थी। जबकि शिव सिंह सेंगर ने 18 रचनाएं मानी थी, और मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद ने इनकी कितनी रचनाएं मानी थी? 25 रचनाएं मानी थी। तो इस प्रकार से एक गोसाई चरित्र, तुलसी काव्य मीमांसा। ठीक है, तो नया फैक्ट से बनेगा क्वेश्चन इनके जीवनी के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने तुलसी दास के 12 प्रमाणित रचनाओं को माना। इनको कितने खंडों में प्रकाशित किया? 12 खंड, 5 खंड, 2 खंड, 7 खंड। ठीक है, तो काफ़ी बेहतर रूप से मैंने इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश की, और फोकस वहाँ रखा कि रखा कि जहाँ से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बाकी इतना बड़ा ज्ञानी विद्वान मैं भी नहीं हूँ, बस आप ही से सीख रहा हूँ। तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सी आंसर होगा 2 खंडों में प्रकाशित की। इसकी चर्चा मैंने यू सेट का जब सॉल्यूशन करवाया था, यू सेट के बारे में जब मैंने आकलन विश्लेषण करवाया था, उसमें भी कहा था, उसमें भी मैंने चर्चा की थी कि इसमें 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अन्य प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम देखेंगे, कम ही क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। तो देखते हैं मित्रों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, दिनकर, आज्ञे, मुक्तिबोध। अब हम सीधा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखो प्रगतिवाद के कवि आप तो जानते हैं, इसके पूर्व में मैंने चर्चा की थी।
तो कौन सा कवि प्रगतिवाद से नहीं है? तो अज्ञेय जो है प्रगतिवाद से संबंधी है। और आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन विशेष तौर पर आपने देखा होगा कि मुक्तिबोध ये जो है प्रगतिवाद, प्रयोग और छायावाद में भी इनका संबंध है, लेकिन विशेष रूप से नागार्जुन, अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल, रागे राघव का ही नाम प्रगतिवाद में आता है। आगे स्पष्ट है कि ये प्रयोगवाद में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। अब देखो, हम इन कवियों को थोड़ा पढ़ते हैं, काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। इसी प्रकार से EMR में भी पूछा गया था, और काफ़ी उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो जिस प्रकार हजारी प्रसाद का आपने देखा होगा कि उसमें उनके चारों के चारों महत्वपूर्ण जो है भूमिका पूछी गई थी, किसकी? उपन्यास की। तो इसी प्रकार से यहाँ गद्य, अब देखो यहाँ जहाँ से गद्य प्रारंभ होता है, अब ये तो न विशेष रूप से न नाटक, न उपन्यास, न काव्य में आते हैं, ये गद्य में इनका अलग से उल्लेख किया गया है। किसी भी बुक में आप देखोगे इन चारों रचनाकारों की। और फोर्ट विलियम कॉलेज में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो 1800 में स्थापना हुई। कई बार पूछा जाता है, वहाँ पर इन 4 लोगों में से 2 लोग क्या थे? मुंशी थे। ठीक है, अब इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है चारों की, जैसे लल्लू लाल की 11 पुस्तक है प्रेम सागर। तो प्रेम सागर का दूसरा नाम क्या है? नागरी दशम। नोट कर लेना, इनके उपनाम काफ़ी पूछे जाते हैं। अभी जैसे किसका पूछा गया था? सदल मिश्र का चंद्रावली। तो हम क्या जानते हैं कि सदल मिश्र की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? नासिकेतो उपख्यान। ठीक है, नासिकेतो उपख्यान। ठीक है, तो इसको दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती भी है। अब यजुर्वेद है और कंठोपनिषद से यहाँ लिया गया है। आप मेरे को बताएंगे कि यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद की आधुनिक रचना में कंठोपनिषद का उल्लेख किस रचना में किया गया है? ठीक है, दूसरा जो प्रेम सागर है, यह अनुवाद किया गया है किसी रचनाकार का, लेकिन यह जो है भागवत पुराण के 10वें स्कंद से अनुवाद है। 10वें स्कंद का उल्लेख किया गया है। आप दूसरा क्वेश्चन मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे कि 10वें स्कंद पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, और दूसरा कंठोपनिषद पे कौन सा आधुनिक काव्य लिखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आपको मालूम होंगे। तीसरा नंबर आता सदा सुखलाल का। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? सुख सागर। अब इसको मुक्त खबुत वारिद, सुख सागर का दूसरा नाम क्या है? नोट कर लेना, मुक्त खबुत वारिद। ठीक है, अब आता है इंसा अल्लाह खान की। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, अभी इसी प्रकार से पूछा गया था, अभी जस्ट जो पेपर हुआ था, रानी केतकी की कहानी। लेकिन इसका भी दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। और उदयभान चरित तो काफ़ी बार पूछा जाता है, और नासिकेतोपख्यान भी काफ़ी बार पूछा जाता है। लेकिन आप नोट करेंगे प्रेम सागर का नाम नागरी दशम है, और सुख सागर का मुक्त खबूत वारिक है। ठीक है, अब देखते हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, लेकिन वह नेट की ही बात है, इतना आधार गहराई से यहाँ पर नहीं पूछेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण इनकी भाषा के बारे में आता है। ठीक है, जैसे इंशाल्लाह के खान की भाषा क्या है? चटकीली मटकीली भाषा है इनकी। ठीक है, और सदा सुखलाल की क्या है? संस्कृत मिश्रित हिंदी भाषा है। सदल मिश्र की क्या भाषा? पूरन पानी व्यवहारिक। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के सेट में देखा होगा। इसी प्रकार लल्लू लाल की खड़ी बोली का है, क्योंकि खड़ी बोली का भी जनक इनको भी माना जाता है। ठीक है, तो एक तो इनकी बोली, दूसरा बात इनके चारों के ग्रंथ, और इनका संबंध गद्य से है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध इन चारों का नाम दिया जाता है, किनका है और किनका किनका था? तो दोनों सदल मिश्र और लल्लू लाल का जो है संबंध किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, और इंशाल्लाह खां इनका जो है कॉलेज से संबंध नहीं था। आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस पे इसलिए चर्चा की कि वास्तव में यहाँ ध्यान हमारा कम ही आकर्षित होता है, क्योंकि इसका अलग चैप्टर दिया गया है, तो वहाँ पर ध्यान, जब क्वेश्चन बनता है तब हमारी जिज्ञासा जगती है, हमें उमंग आती है, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें उस विषय को, उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए था। दूसरा, कई बार आपने देखा हुआ पूछा जाता है कि गद्य में आते हैं, गद्य की प्रथम रचना। तो गद्य की प्रथम रचना हम भूलेंगे नहीं, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, अन्य रचनाओं में गद्य का कुछ मिश्रण मिलता है, लेकिन स्पष्ट
और सर्वमान्य रूप से उक्त व्यक्ति प्रकरण को गद्य की प्रथम रचना माना जाता है दामोदर की 12वीं सदी की। ठीक है, साहित्य को पढ़ने में आप जितना पढ़ोगे उतना मजा उतना आनंद आएगा, लेकिन यही कि आपको पढ़ना होगा। दिन भर आप पढ़े पढ़े तो यूट्यूब पर देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको रातें गुजारनी पड़ेगी, आपको एकांत में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चिंतन तभी बढ़ेगा जब आप 2-2, 4-4, 6-6 घंटे एकांत में अध्ययन करोगे। मित्रों, वैसे तो मुझे आपको ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, जिस व्यक्ति ने बीएड किया होगा और टेट क्या होगा, इतने एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, लेकिन फिर भी यही है कि अभी भी समय है कि हम लोगों को थोड़ा एकांत में अपना अधिक से अधिक समय पुस्तकों के अंदर लगाना होगा, कि सारा यूट्यूब से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध, नाथ, जैन, रासु। तो किससे है यह? तो चारण साहित्य का संबंध किससे? रासु से है। आगे चौथा नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस का मानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? शिव पार्वती, यज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता, काकभूषणी गरुड़ संवाद, काकभूषणी गरुड़ संवाद। तो आपको मालूम होगा राम सीता का तो कोई नाम नहीं दिया गया, आप नोट कर लेना, कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि राम सीता के बिना तो रामचरितमानस है ही नहीं, लेकिन ये संवाद नहीं है इसमें। ठीक है, अगला 5वां नंबर का प्रश्न है, चाक उपन्यास किस लेखिका का है? सीधा आंसर देना पड़ेगा आपको। तो चाक उपन्यास किसका? मैत्री पुष्पा का है, क्योंकि बहुत बड़ा यह हर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैत्री पुष्पा का है। जहाँ पर थोड़ा सा कुछ करने की आवश्यकता होगी, कुछ वार्तालाप या किसी पर डिस्कस करने की जरूरत होगी, करेंगे। 6ठा नंबर का है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। किसने कहा था रीतिकाल को? तो आपने आकलन कर दिया होगा, 6ठा नंबर का मिश्र बंधु ने कहा था। ठीक है, एक श्रृंगार काल आता है और एक क्या आता है? अलंकृत। तो श्रृंगार काल मिश्र ने कहा था। ठीक है, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, और मिश्र बंधु ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। ठीक है, और ये काल तो आते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता ही यहाँ से। 7वां नंबर का प्रश्न है, केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, किसका होगा? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास, केशव का नहीं होगा। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। यह क्वेश्चन लेक्चर 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? आपने आकलन कर दिया होगा, इसका सही आंसर होगा डी, बाबू जुगल किशोर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहली रचना 30 मई 1926 की रचना है, और कई बार पूछा जाता है। इसमें जो फैक्ट हमें याद करने की आवश्यकता है, मध्य देशी भाषा नाम से भी जाना जाता है। मैंने 1000 बार कहा, अगर आप उसका गौण रूप देखेंगे, दूसरा रूप देखेंगे, कोई भी आपको एक पेपर देख के एक एलटी वाला टीचर बनना इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा नहीं, थोड़ा आपको चिंतन करना ही पड़ेगा। तो यह जो है साप्ताहिक पत्र था, इसके संपादन कौन थे? जुगल किशोर थे, और पत्रकारिता दिवस भी जो है 30 मई को मनाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि बंगदूत काफ़ी बार आ जाता है, तो 1829 की है, राजा राम मोहन राय की है। ठीक है, एक बनारस अखबार है, शिव प्रसाद, पहला हिंदी प्रदेश का अखबार इसको कहा जाता है, बनारस से। और 45 का यह है, 1845। ठीक है, वो भी 1826 का है। बंगदूत राजा राम मोहन राय का 1829 का है। और प्रथम दैनिक अखबार जो समाचार पत्र माना जाता है, वह माना जाता है समाचार सुधा वर्षण। ठीक है, अब आप एक कमेंट पर लिखेंगे कि यह श्याम सुंदर दास का है या और किसी का है। 1954 किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ठीक है, तो यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से EMR में बना हुआ था। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल शक्रित्यान ने कहा है। 11 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस
सम्मान से विभूषित किया गया। तो कौन सा सम्मान? भारत भारती, ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास। तो कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत भारती। देखो इसमें 97 लिखा गया है और आप अगर चेक करोगे तो 98 है, परंतु 97 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया होगा और 1 साल बाद उन्हें मिला होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। संशय की एक रात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था, ठीक है। नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। इसमें 10 लोगों को साहित्य पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो संशय की एक रात भी काफी महत्वपूर्ण है। 2018 में सीधा पूछा गया था कि संशय की रात किसकी है, तो नरेश मेहता की है। 21 में पूछा गया था कि इस रचना में कहा गया था कि संशय किसके जो है मन में हुआ था, तो राम के मन में हुआ था। बस अपनी स्मृति को जगाने की आवश्यकता है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास में क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामयी, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पास द्वार। आंगन के पार द्वार होना चाहिए था इसको, तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो आप अपना आकलन कीजिएगा जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, यहाँ पर थोड़ा वार्तालाप जरूरी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14 का क्या होगा? सी होगा। देखो घनानंद, रसलीन, ठाकुर ये तो किसके हैं? रीतिकाल के हैं, और रहीम जो है किसके? ये भक्ति काल में आते हैं, ठीक है। 15 नंबर का है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम। अभी मैंने इस पर चर्चा की थी एनसीईआरटी में, तो यह आपको मालूम होगा। देखो वसुदेव सिंह या शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमण। तो इसका वसुदेव सिंह ए होगा, ठीक है, 15 का। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टसाप का कवि नहीं है? तो अष्टसाप के कवि कौन नहीं है? स्वामी हरिदास। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो रामविलास शर्मा ने क्या लिखा था? कौन सी रचना लिखी थी? रचना नहीं लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा डी, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के नए प्रतिमान हमेशा पूछा जाता है। लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था, नई कविता के नए प्रतिमान इस प्रकार से रचना था, काफी कंफ्यूजन। तो कविता के नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी का है, लक्ष्मी नारायण का है, और कविता का नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह का है। 18 नंबर का प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी का कला। तो यह जो है उक्ति किसका है? प्रशंसापरक उक्ति किसकी है? तो आपने आकलन कर दिया होगा 18 का। तो यह जो है हरिओद की है, ठीक है। देखो हरिओद और मैथिली शरण गुप्त, हरिओद को क्या कहा जाता है? आधुनिक सूरदास भी कहा जाता है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। 20 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? व्यवस्थित, ध्यान से पढ़ना, व्यवस्थित रूप देने का श्रेय, तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आपने आकलन कर दिया होगा रामचंद्र शुक्ल का। 21 नंबर का प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन हुआ कब हुआ था? अभी भी इसके भी बारे में चर्चा की थी, तो इसका बी होगा 1829। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? नया साहित्य, ठीक है, कबीर भी उनकी रचना है। 23 नंबर का प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो यह किसका है? काफी प्रसिद्ध है 23 नंबर का, तो इसका खुम्मन दास है, ठीक है। 24 नंबर का काफी महत्वपूर्ण है,
जल में खुम, खुम में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा खुम जल, जल ही समाना, यहु तथ कथो ज्ञानी। तो इसका कौन सा है? अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लेक्चरर में पूछा गया था, शुद्ध द्वैत या विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में पूछा गया था, यह आपको मालूम होना ही चाहिए। तो इसका होगा 24 का 1 अद्वैतवाद, क्योंकि कबीरदास के थे अद्वैतवाद से संबंधित थे। विशिष्ट द्वैतवाद से संबंध किसका था? किसका था? ध्यान आ रहा आप लोगों को? इसका जो है तुलसीदास का, और शुद्ध अद्वैतवाद जो है किसका होगा? सूरदास का होगा। ठीक है, तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, बैराग संदीपनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना होगी? तुलसीदास की। 25 नंबर का। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकाय परंपरा से है? तो किसका संबंध है 26 का? तो प्राणचंद का। ठीक है। 27 नंबर का है, काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य, एक तो काव्य प्रकाश भी है ना, और एक काव्य निर्णय है। तो काव्य निर्णय किसका होगा 27 का? तो काव्य निर्णय भिखारीदास का होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर देख लेना, ये काव्य निर्णय है, ये काव्य प्रकाश भी है, इस प्रकार से रचनाएं काफ़ी हैं। ठीक है, एक बार इसको स्पष्ट कर लेते हैं। नेमिनाथ फागु किस काव्य कवि की रचना है? तो नेमिनाथ जो फागु काव्य है, एक यह किसकी रचना है? तो यह होगा राजशेखर सूरि की। एक आंसर इसका होगा। और 27 नंबर का क्वेश्चन था कि काव्य निर्णय किसका है? 27 नंबर का एक काव्य प्रकाश है, एक क्या है? तो इसका आंसर होगा भिखारीदास। तो एक बार फिर आप चेक कर लेना इसको। एक काव्य प्रकाश भी है ना, तो काव्य, मुझे तो लग रहा है कि काव्य प्रकाश यह रचना जो है किसकी होगी? तो जो काव्य निर्णय है या भिखारीदास का है, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ठीक है, जबकि चिंतामणि का क्या है? चिंतामणि का है जो है काव्य प्रकाश और काव्य विवेक है। तो काफी कंफ्यूजन किसी बार हो जाता कहीं। 29 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, अभी पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो 29 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा राउड सकृत्यान। 30 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया था। तो आपको मालूम होगा कि 5,000 कुछ 5,000 कुछ कवियों के नाम उन्होंने दिए थे मिश्र बंधु ने। तो इसका बी आंसर होगा 30 नंबर का। इकतीस नंबर का, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो आपको मालूम होगा 31 नंबर का, उर्मिला और लक्ष्मण। ठीक है। 32 नंबर का है, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ। तो आपको मालूम होगा क्या लिखा गया था? हनुमान बाहुक लिखा गया था। ठीक है, 32 का क्या होगा? 3 होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, बिहारी के दो का चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की थी? तो यह होगा रामचंद्र शुक्ल। 33 नंबर का पदम सिंह शर्मा होगा, ये पद लिखा गया है। 34 नंबर का प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से क्या करते हैं? तो वह पुड़िया और खरीद कर खाते हैं और बोतल पर भर शराब पीते हैं। उपयुक्त दोनों होगा। 35 नंबर का है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो आपको मालूम है कि किसका होगा? तो यह होगा जॉर्ज गेर्सन का होगा। ठीक है, 35 नंबर का। 36 नंबर का है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार के जीवन शैली से संबंधित है? जीवन शैली उपन्यासकार। तो 36 का क्या होगा? एक शरद चंद्र का होगा। ठीक है। और 37 नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? महादेवी, सुमित्रा नंदन, हजारी प्रसाद, रामधारी दिनकर। तो इसका हजारी प्रसाद को नहीं मिला था। ठीक है। 38 नंबर का है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिम, पूर्वी, बिहारी और पहाड़ी। तो 38 नंबर का क्या होगा? पूर्वी हिंदी हो। ठीक है। 29 नंबर का है, 39 नंबर का है, मेघदूत
काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किया था। तो मेघदूत जो है किसका, कालिदास का, इसका अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश थी कि 100 क्वेश्चन मैं इसमें करूं, लेकिन काफ़ी समय है तो अगला वीडियो बनाएंगे इसके लिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और कई बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर वैकेंसी कब आएंगे, पद कब आएंगे। तो मित्रों मुझे यह क्वेश्चन कम ही पूछे, क्योंकि मेरा कहना यही रहता है हमेशा कि आप अपना अध्ययन कीजिएगा। जब भी आएगी, आपको मालूम है कि 1-2 महीने में अध्ययन नहीं हो पाएगा। जब आप 4-4, 6-6, 8-8 साल से तैयारी करते हो तो आपको वास्तविकता, धरातल की वास्तविकता मालूम है। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मई जून में होगा तो आप जो है तैयारी छोड़ सकते हैं, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता हूँ। और आपको लगता है कि आप आएगी तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले काफ़ी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अपना समय निकाल कर वो भी अध्ययन कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण देख रहे हैं, फिर भी अपने अध्ययन में इतना अध्ययनरत हैं, इतना अपना लिए समय निकाल करके भी, तो बहुत खुशी होती है। कुछ लोग मैंने अभी देखा कि छुट्टियों में देहरादून आकर इन लोगों ने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, पुस्तकालय ज्वाइन किया था। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो पढ़ने वाले के लिए घर हो, बाहर हो, देश हो, प्रदेश हो, कहीं पर भी अध्ययन कर सकता है। अगर आपके अंदर लालसा है, आपके अंदर जिज्ञासा है, और जिज्ञासा अब नहीं होगी तो कभी नहीं होगी। ठीक है, तो आपके अंदर जिज्ञासा है मित्रों तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। मैं इतना नहीं समझा सकता हूँ। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। मैं कोई पंडित, पंडित का मतलब पंडित से नहीं, विद्वान पंडित, कबीर की भाषा वाला पंडित की बात मैं कर रहा हूँ। साहित्य की भाषा में पढ़ने, ज़्यादा पढ़ने वाला को पंडित ही कहते हैं, जिसको मास्टर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर महिलाएं इस प्रकार से अपने पढ़ाई में लगे हैं तो कितनी अच्छी बात होती है। तो आपको भी अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। दूसरा है कि समय क्या होगा। मुझे लगता है कि अगर जब भी आपको अगर दिन में समय नहीं मिलता है तो सबसे बेहतर समय, मेरा तो सबसे बेहतर समय यही रहता है कि 7 से अगर 1-2 तक, क्योंकि आप 9, 10, 11, 12 बजे के बाद जब अध्ययन करते हो एकांत में तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। रात्रि का समय, क्योंकि रात्रि के समय आवाज़, लोगों का हल्ला गुल्ला, भिन्न भिन्न चीज़ें कम हो जाती है। और जब 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद आप अध्ययन करते हो 1-2 बजे तक, तो उसमें बहुत आनंद आता है। अगर आपने 2-3 घंटा भी अध्ययन कर दिया तो आपका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जिनके बच्चे हैं, जिनके परिवार हैं, जिनके महिलाओं के साथ यह स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें अक्सर अपने परिवार, सारा फैमिली को देखना पड़ता है, अपने परिवार को देखना पड़ता है, और खाना बनाना, बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आप दिन में आराम कीजिएगा, जितना भी आप समय आपको मिलता है काम के बाद, और शाम को अगर सोने के बाद, अगर आपके बच्चे, आपके परिवार 9-10 बजे के बाद आप 10 बजे या 9 बजे से 12 बजे या 1-2 बजे तक भी 2 या 4 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके अध्ययन को पर और पंख लग सकते हैं। आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे यह लगता है। और कम से कम कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है। तो आप घंटों में उस अध्ययन का आकलन ना कीजिएगा, आप क्या बेहतर पढ़ रहे हैं उसका आकलन कीजिएगा। क्योंकि अगर आप कम से कम 6 घंटा भी पढ़ते हो, 5 घंटा भी पढ़ते हो, और 8-10 घंटे भी, 5 घंटे से ऊपर भी पढ़ते हो, बेहतर रूप से पढ़ते हो, तो तब भी आप सक्षम हो, आप उस मंजिल को छू सकते हो, पार कर सकते हो। आपने कई बार बड़े बड़े चैनलों पर देखा होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से, दैनिक समाचारों के माध्यम से देखा होगा कि कई टॉपर ऐसे हैं जिन, अभी पिछले बार की टॉपर थी जिसने कभी कोचिंग ही नहीं की, फर्स्ट सेकंड रैंक उनने प्राप्त की थी, IAS। ठीक है, तो आप अध्ययन करने के लिए, वो कहते हैं कि हमें 8 से 10 घंटे ही बहुत हैं। अगर आप कोई करना, तो 10 घंटे उनके लिए बहुत है, तो आपके लिए भी तो 6 घंटे बहुत हैं LT लेक्चर निकालने के लिए। मुझे यह लगता है। बाकी मैं आपको ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता हूँ, और ज़्यादा कुछ नियम
यह रोल आपको नहीं बता सकता हूँ, तो लेकिन इतना कहूँगा। तो सभी मित्रों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।